नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 35वें एपिसोड में, जहां हम लेंगे कहकर आरक्षण समर्थकों की, उजागर करेंगे दोगलापन आरफा जैसे मूर्खा वामपंथनों की, बताएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि असली दलाली कौन कर रहा है, देखेंगे ट्रंप के स्मॉल डिक एनर्जी को और कवर करेंगे कई अन्य विषय। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन दबाकर बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। जब बिहार में प्रदर्शनरत छात्र छात्राओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया तो चाणक्य की धरती के और बुद्ध के ज्ञान की छाया में पले बढ़े लालू नीतीश के समय से ही चमक धमक से दूर रहे बच्चों को लगा कि ये तो डीयू के कॉलेजों की फेस्ट में होने वाला रेन डांस का कार्यक्रम है, तो उन्होंने डीजे बजाकर खूब नाचा और आनंद किया। झारखंड के बच्चों को भी ये टेक्निक पता थी और यह भी कि जो सरकार हर स्तर पर घूस घोटाला भ्रष्टाचार कर रही है वो वाटर कैनन भी मारेगी तो उससे बस इतना ही हो पाएगा। ये देखिए, स्टार्ट किया तो लगा कि झारखंड के कोई बुजुर्ग मंत्री कमोड के पास खड़े हैं और धार चप्पल पर ही गिर गए। झारखंड पुलिस को बताना चाहूंगा कि बस 5 मिलीग्राम वायाग्रा मिला देते तो आपको पता चल जाता कि अजीत जी मिलाया था, थोड़ी देर में फिर टाइट धार मार रहा था। सच्ची दिखाओ बे। हाँ, ये हुई ना बात कि छात्रों की मांग पूरी हो या ना हो, इतनी गर्मी में रेन डांस का तो सरकार ने मान रखा। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी प्रो, गंभीर विषय पर प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई राजनीति नहीं हुई और आप यहाँ पे मजे ले रहे। नहीं, मजे तो बच्चों ने सरकार के ले लिए कि घर से मार्गो साबुन और चिक शैम्पू लेकर के आए थे कि अगर वाटर कैनन आया तो नहा लेंगे। क्या पता ये बच्चे चतरा जिला के हिसातू या जमशेदपुर के बोटा गांव से आते हों, जहां पेयजल के लिए गड्ढे ही सहारा है। उन्हें तो भाई लगा होगा कि पानी गाड़ियों में भी आता है। कई बार आपदा में अवसर के लाभ ले ही लेने चाहिए। झारखंड सरकार ने इस बार यह भी बताया कि झारखंड में धातुओं के तार का उत्पादन होता है, स्टील के कारखाने हैं और लौह अयस्क के खान हैं। पर कुछ घटिया लोगों ने कहा कि सरकार ने बच्चों को रोकने के लिए कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग कर दी है। कोई मुझे यह बताए कि क्या कांग्रेस या कांग्रेस समर्थक किसी भी सरकार ने कभी भी विद्यार्थियों या प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, वाटर कैनन या बैरिकेडिंग कभी की है? सब जानते हैं कि झारखंड सरकार इन्वेस्ट इन झारखंड के बैनर तले राज्य के विकास हेतु कुछ धन लाना चाह रही है, निवेश लाना चाह रही है। लोग इसे निर्दयी कैसे कह सकते हैं? अब यहां देखिए कि झारखंड पुलिस ने ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए थोड़ा सा डंडा मार दिया, सर फूट गया तो लोग ब्लेम कर। अजीत जी, डंडा मारकर क्यों ब्लड ग्रुप चेक करेंगे? अरे रक्त अधिक बह गया तो हॉस्पिटल ले जाते समय पता तो रहना चाहिए ना कि RH फैक्टर क्या होगा, लेकिन उसके लिए सर फोड़ने की क्या आवश्यकता? पुलिस को डंडा पूजा पाठ के लिए देती है सरकार, कुछ तो काम करेगी ना भाई। रखा रखा जंग लग जाएगा, टूट जाएगा, दरक जाएगा। इनके हाथ पर चोट लगी है ऐसा दिख रहा है और खूब सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन जी को अपमानित करने के उपक्रम किए जा रहे हैं। अजीत जी, खून बह रहा है, उस पर दवाई भी लगी। जी नहीं, वो खून नहीं है, वो हेमंत सोरेन जी के बर्थडे पर बच्चों ने ब्लैक फॉरेस्ट केक जो काटा उस पर लगे चेरी का लाल रंग और सफेद क्रीम है। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी मत ढूंढिए। आप सपा से पैसे लेके मोदी को गरियाते रहो। झारखंड में आपका क्या काम? पिंक शर्ट धारी विद्यार्थी हित रक्षक अमित शाह घेरक संसद आंख मारू हुड़दंग सम्राट श्री राहुल गांधी जी ने इस पर कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है, देखिए। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लोग इसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते। राहुल जी अलग डायमेंशन में रहते हैं, उन्हें अपने से ऊपर का डायमेंशन नहीं दिखता, इसलिए वो 2010 के दशक के पावर पॉइंट का प्रयोग 2026 में कर रहे हैं। ही विल इवेंचुअली ग्रो अप, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उनके मित्र अखिलेश यादव ने इस पर अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं कि दोष तो केंद्र सरकार का ही। सुनिए। लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? अखिलेश जी मकसद नहीं भूलते। मकसद है उनके पेट की बदहजमी हो या उनके पार्टी के लोगों के मौखिक दस्त। बोलना तो मोदी का ही नाम है। विद्यार्थियों को उनकी औकात दिखाने के उपरांत हेमंत भाई ने सरकार की हनक दिखाते हुए अमन चोपड़ा को जलपान करते समय महिला पुलिसकर्मी भेजकर थाने बुलाया और FIR कर। पत्रकारों पर FIR किया ही नहीं तो फिर मोदी को फांसीवादी कैसे कहा जाएगा? अजीत जी, मोदी का इसमें क्या? अरे
मोदी ने फोन करके अमन चोपड़ा को भेजा होगा। देश तो चल नहीं रहा है बुढ़े से, रील बनाता है और अच्छी सरकारों को परेशान करता है क्योंकि वहां के लोगों ने उसे वोट नहीं दिए। ये देखो ना, मेरे पास वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। किसी ने बताया कि अमन चोपड़ा पर आईसीयू में घुसकर रिपोर्टिंग करने के कारण एफआईआर हुई। ये बात फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों को भी पता होगी। फिर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक अकाउंट से अमन चोपड़ा को 7 बार दलाल क्यों कहा। जेएमएम में किसके बहन की दलाली कर दी अमन चोपड़ा ने, जो ये लोग इतने उग्र हो रहे हैं, 7 बार दलाल 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 लिख रहे हैं। हॉस्पिटल से रिपोर्टिंग एक अवैध कार्य हो सकता है, पर सरकार की दलाली करने वाले हैंडल जिन्हें राज्य के छात्रों की चिंता नहीं है, उनके पास इससे अच्छा डिफेंस क्या होगा। दलाल लिख देता हूं, कूल लगेगा। अब आप लोगों को लगेगा कि यार इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, महाराष्ट्र दलित रत्न, जनता दरबार लगाने वाले, टाइफाइड में कोक पीने वाले, स्वयं हिंदी, अंग्रेजी या मराठी भी उचित व्याकरण और उच्चारण के ना बोलने वाले, पर रूबिका लियाकत की लिखाई पर टिप्पणी करने वाले नल्ले और तिलचट्टों के स्वघोषित तारणहार श्री अभिजीत दीप के कहाँ रह गए। अवश्य ही किसी के डिक पे रह गए होंगे या जीपे में फंस गए होंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि हाथ तो फ्री था तो उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि वो झारखंड के बच्चों के साथ खड़े हैं, पर हम सब जानते हैं कि ऐसा लिखते समय वो झुके हुए थे सम्मान में। वामपंथियों को जो स्तंभन भारत सरकार की समस्याओं पर मिलता है, झारखंड में सरकार की पार्टी देखकर अक्सर ऐसे ही मुरझाकर दशांश रह जाता है। दीपके जी, एक कहावत है आपके जैसे लोगों के लिए कि जब गांव में नहीं था गूदा तो इस झंझट में क्यों कूदा। वैसे दीपके शिलाजीत की रोटी खाया करो, जवानी में धार बनी रहती है। किसी abhi.dipke@gmail.com के नाम से एक्स वीडियोज का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी हमें मिला है। यह भी किसी लोन से ही लिया होगा क्योंकि नल्लों के पास वाईफाई का पैसा तो देने का होता नहीं, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी लोन पे लिया। ये दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि एजुकेशनल लोन पर पॉर्न का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन किसी ने लिया है। दूसरी बात, अपने वाले दीपके जी की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और गाल सुखाए आउट ऑफ द बेट इंस्टा फिल्टर लुक और वार्म टोन वाली प्रोफाइल पिक्चर देखकर इतनी लड़कियां फिदा हो जाती होंगी कि हर दिन एक डेट मिलता हो। तो डेफिनेटली ये लोग जो उस दीपके को इस दीपके के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे। आपको क्या लगता है, लिया होगा क्या पॉर्न का सब्सक्रिप्शन? आप कह देंगे कि अजीत जी, इनके सीजेपी के विज्ञापन तो पॉर्न साइट पर भी जा रहे थे, तो संभवतः उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा हो। तो मैं कहूंगा, आपको कैसे पता चला? आप भी उस साइट पर जाते हैं क्या? वैसे तिलचट्टा अभिजीत दीपके आजकल केवल बहाने ही मार रहा है। जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के आंदोलन से इसको जब भी न्योता आता है, ये कहता है। देखिए, I am definitely going to visit to Chennai. It's just that I am recovering from my typhoid, and as soon as I recover completely from it, I am planning to visit Chennai. पर एक बात तो है कि लोग तो हैं इस देश में कि भाई ऐसे लंपटों के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंच जाते हैं। कौन कहता है मोदी जी रोजगार नहीं क्रिएट कर रहे? दीपके अंधेरे कोने में भटक रहा था। दिल्ली पुलिस 18 जुलाई तक जब चाहती आंदोलन समाप्त कर देती, पर मोदी जी ने थानों में तैयार पुलिस को हर दिन कहा, हमें रुको, प्रतीक्षा करो, और फिर एक दिन पुलिस वालों का सर फोड़वाया और तिलचट्टों को नड्डा जी से मिलवाकर एक नल्ले युवक को स्टार्टअप यूनिकॉर्न थमा दिया। पहले आंदोलन जीवी शब्द आया था, लोग झिझकते थे कि यार ये गलत लेबल लग गया, मोदी ने ना गलत चीज दे दी हम लोग को। अब तो ऐसा हो गया कि अब भाड़े पर आंदोलनकारियों की बुकिंग चल रही है। मुझे दीपके के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि ऐसे कमाई के टाइम में बेचारे को टाइफाइड हो गया। कहीं नड्डा जी ने सौरभ के हाथों पर डाइमिथाइल मरकरी टाइप का कुछ घिस तो नहीं दिया और वो दीपके तक पहुंच गया। माध्यम तो आपको पता ही है। क्या यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो हमें 2036 में पता चलेगा और मुझे अपने स्टैंड पर पछतावा होगा? ऐसे समय में जब दीपके भाई लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, कुछ दुष्ट लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी का स्ट्रक्चर इन लोगों ने अपने भाई और मित्रों में बांट रखा है, उससे लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। इनके अपने लोग अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं कि यार दोस्तों को बना दिया है कोर मेंबर। देखिए हालत क्या है। वैसे लोकतंत्र बर्बाद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल तो आबाद नहीं ही होगा।
कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कीजिए। सप्ताह में 2 ही बार तो आता है। भाजपा के एक सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी ने जनता से पूछा है कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। सुनिए। मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा है कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से आई? बाप के घर में कौन सा तेल का कुआं होता है मिश्रा जी? आपको तो आजकल भाजपा की कई विषयों पर चलित निर्लज्जता का मान रखते हुए लॉजिकली यह कहना चाहिए था कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारी अम्मा की छाती से दूह कर निकालेंगे। पर अभी मोदी जी के मंत्री और सांसद मुझे लगता है कि बाप पर ही अटके हुए हैं। ऐसे ही रामदास अठावले एक दिन सामान्य वर्ग के बाप की औकात नाप रहे थे। अब किसी दिन सामान्य वर्ग इन सब के बाप की रेल निकाल देगा तो हरी लॉन पर घूमते हुए जनता के पैसों की पतंग बनाकर ये सारी बकलोली जो ये करते हैं सब भूल जाएंगे। इसलिए मिश्रा जी से मैं कहता हूँ, होश में आ जा, कम बखत, जलील के बच्चे, नालायक, इडियट। आजकल आरक्षण को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। एक ने लिखा कि आरक्षण विरोधी आरक्षण को भीख इसलिए कहते हैं ताकि आप आरक्षण लेने में शर्म महसूस करें, आपका मनोबल गिराया जा सके, आरक्षण को बदनाम किया जा सके और आप इसे छोड़ दें। इसके पीछे असली षड्यंत्र आपके अधिकारों को छीनना और आपको फिर से जाति व्यवस्था में गुलाम बनाए रखना। वह ऐसा है कि भिखारी के पीठ पीछे कोई षड्यंत्र नहीं रचता। वह मंदिर के बाहर, रेड लाइट पर, मॉल के आसपास आपको कटोरे के साथ या हाथ फैलाए दिखते हैं। यदि आप उन्हें 2 रुपया आज के डेट में दे दो तो वो आपको गाली भी देंगे कि औकात नहीं है तुम्हारी भीख देने की। यानी वो भीख को अधिकार मान लेते हैं और धीरे धीरे वो एमेच्योर से प्रो हो जाते हैं, तो उन्हें लज्जा भी नहीं आती। यदि कोई भी वस्तु आपको अपनी प्रतिभा के कारण ना मिले और जिसके पीछे आपके उत्थान की बात ना हो और आप हर दिन उसके लिए कहीं बैठे रहें कि कोई आएगा, कुछ छोड़ेगा तो मुझे मिलेगा, वह भीख ही है और इसमें गर्व की नहीं लज्जा की ही बात है। दूसरी बात, जो लोग अपनी जाति को बैकवर्ड बताने के लिए आंदोलन करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट माथे पर चिपकाए हुए घूमते हैं, लाइन में लगते हैं उसके लिए, उससे अधिक जाति व्यवस्था का दास कौन है? एक ने लिखा कि आरक्षण किसी की दया नहीं बल्कि हिंदू व्यवस्था में ऐतिहासिक सामाजिक वंचना का संवैधानिक इलाज है। जबकि सत्य यह है कि आरक्षण केवल और केवल दया ही है और आज भी अनारक्षित समाज इसी कारण से टैक्स देकर इनकी फीस भरता है, इनके कोचिंग को फंड करता है और अपनी प्रतिभा को किनारे रखकर -40 और 8 नंबर वालों को डॉक्टरी पढ़ने के लिए सीट छोड़ता है। माइनस में नंबर लाने वालों को राजस्थान में शिक्षक की नौकरियां दी जाती है। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोग अपने समाज के इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं जो कहते हैं कि 50 पैसे की टॉफी एससी भी खाकर टैक्स देता है। यूं तो ऐसे झूठी बातों का उत्तर नहीं देना चाहिए, परंतु फिर भी इस मूर्ख को बताओ, निर्धन व्यक्ति सप्ताह में 1 ही दिन टॉफी खाता है, घर में कम दाम की सब्जी बना पाता है, उसका दैनिक उपभोग कम है और एक आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति का उपभोग अधिक होने से जीएसटी भी वो अधिक ही देता है। और इनकम तुम्हारी है नहीं तो इनकम टैक्स तुम दोगे कहां से? और यदि इनको आप आरक्षण से बढ़ा भी दो आगे तो ये उस पद का दुरुपयोग दारू पीकर स्कूल में जाकर विष्ठा करने और फिर सामान्य वर्ग के छात्रों से धुलवाने में करते हैं। एक शिक्षक महोदय कितनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ा रहे देखिए। ऐसा नहीं है कि वो आरक्षित वर्ग से हैं और इनको माइनस में नंबर आए होंगे। मुझे लगता है कि मास्टर साहब एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स के ज्ञाता होंगे और अंग्रेजी साहित्य है, लिटरेचर और भाषा थोड़ी खराब है, हो सकती है ना। बाबा साहेब की कृपा से आरक्षण तो जिस स्तर पर पहुंच गया उसे तो रहने ही देते हैं, पर प्रमोशन में भी आरक्षण ने ऐसा जलवा काट रखा है कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन तो छोड़िए, ओवर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है मोदी जी के काल में। जैसा कि मोदी जी ने अलग संदर्भ में कहा, वो बदला तो चुकाएगा ना। केरल में रैंक होल्डर्स घास खाते पाए गए। वहां की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने इन्हें नौकरी दे दी लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराई। रैंक लिस्ट मई 2023 में जारी हुई थी और अभी 35 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे लोगों की
कोई भी सुधी सरकार नहीं ले रही। नियुक्ति के लिए एक तो आपने रैंक लाई, फिर सरकार ने आपको नौकरी भी दे दी, पर आप इतने लालची हो गए कि जब केरल सरकार पैसे बचाना चाहती है तो आप वर्क फ्रॉम होम की जगह सड़क पर घास खा रहे हैं, इन्वायरमेंट डैमेज कर रहे हैं आप। उसके बाद पा देंगे, मीथेन निकलेगा, ओजोन लेयर में खतरा पहुंचेगा। कॉकरोच जनता पार्टी को देखिए कि पूरा झारखंड प्रोटेस्ट वर्क फ्रॉम होम में निकाल दिया, सीखिए उनसे कुछ। लेकिन इससे एक और बात साबित हो गई कि केरल सबसे ग्रीन राज्य है। कई लोगों ने पूछा है कि राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बोल रहे। देखिए, राहुल जी केवल छात्रों के विषय पे भी बोल रहे हैं, जो एग्जाम पास कर गए और नौकरी पा गए, वो अब उनके रेंज में नहीं आते। ईरान में डील खोजते ट्रंप की बकवास के कारण तेल के दाम बढ़े, पर कतर के खतने के बाद फेंके गए चमड़े के समान उपयोगिता वाले पोर्टल अल जजीरा ने इसे ईरान की गलती बताया है। ईरान ने वहीं 5 महीने से चल रहे युद्ध में हुई क्षति की अमेरिका द्वारा कंपनसेशन या पूर्ति को हॉर्मुज खोलने की एक शर्त में रखा है, जबकि ट्रंप कह रहा है कि उसके लोग मारे गए, उसका कंपनसेशन ईरान को देना चाहिए। अब दोलान भाई ये बताएं कि तुम्हें वहां बाबा बनने बुलाया किसने था? ना तो वह तुम्हारा पड़ोसी है, ना ही तुम्हें डायरेक्टली अटैक किया। B-2 बॉम्बर्स तुमने भेजे, तब भी वो चुप रहा। अपने गन का बल लगा दिया, वो अभी भी खड़ा है और तुम्हारी ही लेने में जुटा हुआ है। तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तुम्हारे लोग मर भी रहे हैं। तुम्हें मिला क्या इससे भाई? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पैसा। खैर, ट्रंप ने ईरान की खींच भारत पर निकालते हुए अपने स्मॉल डिक एनर्जी को बरकरार रखते हुए 100% टैरिफ की घोषणा कर दी। इन्होंने हर उपाय कर लिया कि लास्ट में टैरिफ ही बढ़ा दूंगा। लगता है FCRA की जलन ने नितंबों का बारबेक्यू कर दिया है और बर्फ कहीं मिल नहीं रहा है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज में भारतीय डेटा की बात कर रहे हैं और उधर चीन वालों ने ब्रिटेन की नेवी के ड्रोनों में लगे कैमरे से उनका सेंसिटिव डेटा उठाना चालू कर दिया। अपनी आंखें बंद हो तो ये साले पूरी दुनिया के कैमरे में चिप लगाकर कम्युनिकेशन सिस्टम से डेटा उठाते रहते हैं। चीन वालों की यह करतूत जग जाहिर है, इसलिए जब ट्रंप और मस्क चीन की यात्रा पर गए थे तो उन सब ने नए फ़ोन लिए थे। उन्हें जो चीन ने गिफ्ट में आते वक्त फ़ोन दिए और बाकी जो भी चीज़ दी इलेक्ट्रॉनिक, सब एयरपोर्ट के कूड़ेदान में उन्होंने फेंक दिया था। शी जिनपिंग फिर भी ट्विटर पर लड़कियों की पोस्ट पर सिंप करते लॉन्डों की तरह ट्राई करता रहता है कि कोई तो फंसेगा। एक और ट्रंप ये सब करता है, वहीं हमारे DRDO तक में चाइनीज हाइक विजन का कैमरा लगे हुए थे। साथ ही जितने भी सरकारी संस्थान हैं, आपको इन्हीं कंपनियों के कैमरे लगभग हर जगह मिलेंगे। यदि इसके ना हुए तो जो आपको इंडियन दिखते हैं उसके भीतर के कंपोनेंट्स चीनी हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों का मानना है कि हम लोग तो खुली किताब हैं, हम किसी से क्या छुपाएंगे। छुपा तो खैर मनीष भाई भी नहीं पाए अपने आप को। अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट बताकर लोगों से ठगी करते हुए इस व्यक्ति ने 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। माने फर्जी IAS 100 करोड़ बना रहा है तो असली वालों का आप सोच लीजिए। मनीष जी लोगों के रुके काम पैसे लेकर के करवाते थे, स्वयं एक बड़ा हिस्सा रखते थे, किसी भी विभाग के अधिकारियों को कुछ पैसे देकर बाकी काम करवा दिया करते थे। भारत की GDP में अच्छा योगदान हो रहा था। एक युवा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए बिना परीक्षा के रोजगार बना रहा था अपने लिए। IAS बना और न केवल बना बल्कि लोगों को विश्वास भी दिलाया और पैसे भी बना लिए, और बिहार पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। टैलेंट का कोई सम्मान ही नहीं करता। कोई यह नहीं देख रहा है कि एक निश्चित फीस लेकर भाई ने लोगों के कितने काम करवा दिए। और हाँ, यदि आप अंडर कवर एजेंट हो तो यह बताने की बात नहीं होती। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अंडरवियर एजेंट बन जाते हैं। अजीत जी, ये 2 कौड़ी का चुटकुला था। अच्छा, तो पूरे शो में 4 कौड़ी वाले ही सुनाता रहूं। बहुत लोग होंगे जिन्हें ये भी पसंद आया ही होगा। जिन्हें आया वो कमेंट में अवश्य लिखें। अंत में सुश्री आरफा जी को दर्द की दोबारा से शिकायत हो गई। इस बार की पीड़ा का कारण IIT दिल्ली में हुए दीक्षांत समारोह में हिंदुओं के उपनिषद से एक श्लोक का प्रयोग था। आरफा जी का कहना था कि चूंकि यह एक सेक्युलर जगह है इसलिए यहाँ धार्मिक श्लोक नहीं कह सकते। कहना ही था तो आसमान से डाउनलोडेड पुस्तक से भी कुछ कह देते। उस किताब में अच्छी बातें तो बिल्कुल हैं आरफा जी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी हैं। माले गनीमत, 26 आयतें, लूट का माल, हत्या, यौन दासियाँ, विकृत यौन यातनाएं,
या हर किसी को सूट नहीं करता है, सबको अच्छा नहीं लगता है। आप कंफर्टेबल हो सकते हैं पर सब नहीं, इसलिए 4-3, 4-24, 33-50 से माँ मलकत ऐमानुकुम इसको स्टेज से सुनाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे सेकुलरिज्म का अर्थ यह नहीं होता कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म या मजहब की बात बोली ही ना जाए, बल्कि उसका अर्थ यह होता है कि सबका सम्मान हो, भले ही वह इस्लामी किताब क्यों ना हो। दूसरी बात, यदि एक श्लोक जो शिक्षा, छात्र और शिक्षण के संदर्भ में है उससे आपको आपत्ति है क्योंकि उसमें जाहिलियत वाली बातें क्यों नहीं बोली गई और वो संविधान विरुद्ध हो जाती है, पर हिंदू क्षेत्र में फटे लाउडस्पीकर से उससे अधिक फटे गले के साथ जो जबरन हमारे कानों तक आता है उसका क्या? वो संविधान सम्मत है? वो क्या सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस के अनुसार है? नहीं है आरफा जी। फिर भी हिंदू बर्दाश्त करता है क्योंकि वह हमारी परंपरा है। तुम्हारी विरोधियां और तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही रैंडम बातों पर विक्टिम कार्ड निकालने के लिए। तुम तो इस पर भी झूठ परोस रही हो कि मुसलमान के बिरयानी की दुकान तोड़ दी गई, जबकि कानूनन उसे वह दुकान बंद रखनी थी। नोटिस कई बार आ चुका था कि यह मार्ग कांवरियों के लिए और अभी ये सब बेचना 1 महीने के लिए बंद रखो। तुम अपनी मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर की गई हत्या तक को जस्टिफाई कर लेती हो, दंगे को, पत्थरबाजी को जस्टिफाई करती हो, और यहाँ कानून के हिसाब से ना चलने पर यदि कार्रवाई हुई तो बिलबिला रही हो। सॉरी डियर, जो मुस्लिम प्रौढ़ा इस्लाम को इतना डिफेंड करने के बाद भी जामा मस्जिद को सूर्यास्त के समय बाहर से निहार कर ही खुश होती हो, उसे आज भी भारत के लाखों मस्जिदों में प्रवेश ना हो और आयरॉनिकली उसे हिंदू मंदिरों में ससम्मान प्रवेश मिल जाता हो, उसकी कुंठा समझ में आती है। इसकी दवाई तो नहीं आती, पर मैंने एक बनाया है, ओपियम सल्फेट फांको, चैन नहीं मिलेगा। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ जहाँ भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।